नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस की। आरएसएस एक ऐसा संगठन जिसकी स्थापना डॉक्टर केशव बलराम हेडगेवार ने की। कब की? ये सितंबर 1925 में। और 1975 में जब इंदिरा गांधी आई तो इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी में आरएसएस पर प्रतिबंध लगा दिया। चर्चा ये हुई कि आखिर आरएसएस ऐसा क्या करता है कि इस पर प्रतिबंध लगाया गया। हालांकि आरएसएस अपने आप को सांस्कृतिक संगठन कहता है। आरएसएस अपने आप को देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति समर्पित होने वाला संगठन कहता है। लेकिन फिर भी कई सारे ऐसे विवाद रहे हैं जो आरएसएस के साथ रहे हैं। उदाहरण के तौर पर एक विवाद कि आरएसएस तिरंगे को अपना ध्वज नहीं मानता था, वो अपने ध्वज को ही राष्ट्रीय ध्वज मानता था। लेकिन तमाम दबावों के बावजूद अब आरएसएस के मुख्यालय नागपुर में भी तिरंगा ध्वज लगने लगा है। यह हुई आरएसएस की बात। लेकिन आरएसएस और बीजेपी के बीच का तालमेल कैसा है? मेरे पीछे जो आप तस्वीर देख रहे हैं, यह तस्वीर जो बनाई गई है और इसमें लिखा हुआ है आरएसएस और बीजेपी, कुछ तो है जो चल रहा है। यह यूं ही नहीं लिखा हुआ है, यह इसलिए लिखा हुआ है कि वाकई कुछ तो है, चल रहा है। अगर बीजेपी की कल्पना आप आरएसएस के बिना करते हैं तो ये बेईमानी होगी, क्योंकि आरएसएस के बिना बीजेपी की कल्पना नहीं की जा सकती। आरएसएस के जितने भी नेता हैं, उनके युवावस्था से लेकर और वृद्धावस्था तक अगर उन्होंने राजनीति में कुछ भी किया है तो उसमें आरएसएस का एक बड़ा योगदान है। अमूमन भारतीय जनता पार्टी भी ये कहती है और आरएसएस भी ये कहता है कि भारतीय जनता पार्टी से हमारा सीधा कोई संबंध नहीं है, हम चुनाव में दखल नहीं देते, हम राजनीति में दखल नहीं देते और बीजेपी के तमाम ऐसे फैसले हैं उसमें भी दखल नहीं देते। लेकिन यकीन मानिए, भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कोई भी फैसला नहीं होता है, कोई भी ऐसा बड़ा फैसला नहीं होता है जिसमें आरएसएस से परामर्श या सलाह नहीं ली जाती है। उदाहरण के तौर पर प्रधानमंत्री का बनना, उदाहरण के तौर पर मुख्यमंत्री के चयन का होना, उदाहरण के तौर पर राज्यों का मंत्रिमंडल और केंद्र का मंत्रिमंडल तय होना, ये बिना आरएसएस के परामर्श के, बिना आरएसएस की सलाह के संभव नहीं। लेकिन ऐसा क्या हुआ जिसमें हम इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि कुछ तो है जो चल रहा है? जी हाँ, कुछ तो है जो चल रहा है। हम उस पर आ जाते हैं। करीब 50,000 ऐसी शाखाएं हैं जो आरएसएस चलाता है, जो शहरों में भी लगती हैं, जो गांवों में भी लगती हैं और जो कि एक बड़ा संगठन खड़ा रहता है। इसमें कोई शक नहीं है कि आरएसएस इस वक्त विश्व का एक बड़ा संगठन है और देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी इसकी शाखाएं लगती हैं। विदेशों में भी इसके लोग हैं, स्वयंसेवक हैं जो अपना अपना काम कर रहे हैं। इसमें भी कोई शक नहीं है कि आरएसएस राष्ट्र के प्रति समर्पित होकर काम कर रहा है। वो अपने आप को सांस्कृतिक संगठन कहता है। वो संस्कृति से जुड़ी हुई, चाहे वो भाषाई संस्कृति हो, सामाजिक संस्कृति हो या राजनीतिक संस्कृति हो, वो उनसे जुड़े कामकाज करता रहता है। लेकिन हमेशा उसका एक उद्देश्य होता है। वो उद्देश्य होता है समाज के लिए, वो उद्देश्य होता है राष्ट्र के लिए और वो उद्देश्य होता है जन जागरण के लिए। और वो अपने इस काम में निरंतर लगा रहता है। वो सीधे तौर पर राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करता है, लेकिन पर्दे के पीछे राजनीतिक खेल आरएसएस जरूर खेलता है। अब मैं फिर अपनी वही बात दोहराता हूं कि आखिर ये क्यों लिखा है पीछे कि बीजेपी आरएसएस कुछ तो है जो चल रहा है। हाल के दिनों में 10 साल से नरेंद्र मोदी की सरकार 2014 से लेकर 19 तक, आपको याद होगा कि भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बने तो बीजेपी के तमाम राष्ट्रीय नेता, जिसमें लाल कृष्ण आडवाणी से लेकर नजमा हेपतुल्ला से लेकर राजनाथ सिंह के लेकर गडकरी से लेकर शिवराज सिंह चौहान से लेकर न जाने ऐसे कितने नेता थे जो बीजेपी या संघ के इस निर्णय से खुश नहीं थे। लेकिन संघ चट्टान की तरह अपने इस फैसले के साथ खड़ा रहा कि प्रधानमंत्री पद के लिए नरेंद्र मोदी ही दावेदार होंगे और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बने। उनके नेतृत्व में 2014 का लोकसभा चुनाव हुआ और भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी और भारी सफलता अर्जित की। अब अपने इस फैसले पर क्या संघ को पछतावा है? अपने इस फैसले पर भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता सोच रहे हैं
कि अगर हम उस समय इस बात का डटकर विरोध करते तो शायद ये स्थिति नहीं होती। और इस वक्त आज की तारीख में इस समय मैं ये इस पर्दे के पीछे इस तस्वीर पर नहीं लिखता कि बीजेपी और संघ कुछ तो है जो चल रहा है। अब मैंने ये क्यों लिखा है, ये समझने की जरूरत है। 2024 का लोकसभा चुनाव हो गया और 2024 के लोकसभा चुनाव में संघ के वो तमाम एजेंडे जिसमें धारा 370, 35A, CAA और राम मंदिर करीब करीब सभी पूरे हो गए। लेकिन ऐसा क्या हुआ, जहां सबसे ज्यादा असर था, जहां सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल होना था, वहीं भारतीय जनता पार्टी मुंह के बल गिर गई। बाकी सब छोड़िए, अगर अयोध्या जहां पर कि राम मंदिर बना है वहीं पर भारतीय जनता पार्टी बीजेपी चुनाव हार जाती है तो आप इसे क्या कहेंगे? क्या इसे आप दिया तले अंधेरा कहेंगे? क्या आप ये कहेंगे कि डबल इंजन की सरकार नहीं चल पाई तब, जबकि डबल इंजन की बार बार जिक्र किया जा रहा है? या फिर यूं कहें कि योगी और मोदी यानी कि दो डबल इंजन और इन दोनों डबल इंजनों के बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। एक इंजन एक दिशा में जा रहा है और दूसरा इंजन दूसरी दिशा में जा रहा है। लेकिन सबको लगा कि नरेंद्र मोदी एक करिश्मा है, नरेंद्र मोदी एक जादू है, नरेंद्र मोदी भारतीय राजनीति के एक ऐसे अजय शख्सियत हैं कि पराजय नहीं हो सकती। अगर उन्होंने राजनीति की शतरंज की वो चाल चल दी है तो उनकी पराजय मुमकिन है। लेकिन किसी को नहीं पता था कि जब ये अयोध्या जब राम की नहीं हुई तो फिर मोदी और योगी की कैसे हो सकती है, क्योंकि विनय कटियार इसी अयोध्या से चुनाव लड़े थे और इसी अयोध्या से चुनाव लड़ते हुए विनय कटियार चुनाव हारे। जब एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि आप तो राम मंदिर के आंदोलन में सबसे ज्यादा अगुवाई करने वाले हैं, आप कैसे हार गए? तो जो मैंने कहा वही विनय कटियार ने भी कहा और विनय कटियार ने कहा कि ये अयोध्या जब राम की नहीं हुई तो मेरी कैसे हो सकती है। और यही गलती बीजेपी से हो गई। बीजेपी हर रणनीति बनाती रही, वो सफल होती रही, लेकिन शायद 2024 में वो गलती कर गई कि रणनीति बनाते बनाते उसके तमाम वो कार्यकर्ता, वो स्वयंसेवक, वो प्रचारक और पार्टी के बड़े छोटे नेता उनसे नाराज होते चले गए, उनका साथ छोड़ते चले गए और इस चुनाव में वो साथ नहीं रहे। राजनीतिक मुद्दों की बात करें तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे जिस पर गौर नहीं किया गया, जिसमें महंगाई भी थी, बेरोजगारी भी थी, जातिवाद थी। देखिए, जातिवाद भारतीय राजनीति की कटु सच्चाई है। आप कितने भी बड़े राष्ट्रीय मुद्दे उठा लें, लेकिन जातिवाद इस राजनीति पर असर करती है और वो असर उत्तर प्रदेश के चुनाव में हुआ, लोकसभा में दिखाई दिया। लेकिन ऐसा क्या था कि संघ से बयान आया और बयान मोहन भागवत का आया। मोहन भागवत इस बात का जिक्र कर रहे थे कि 1 साल से मणिपुर जल रहा है, आखिर मणिपुर को कौन ठीक करेगा? उनका इशारा किसकी तरफ था? उनका इशारा देश की सरकार की तरफ था, देश के वजीर आलम की तरफ था, देश के प्रधानमंत्री की तरफ था कि मणिपुर पर कौन गौर करेगा? वो भी हमारे भारत का एक अंग है, वो जल रहा है, वहां की जो स्थिति परिस्थितियां हैं वो बिल्कुल ठीक नहीं है। इस बयान के बाद बीजेपी में हड़कंप मच गया। लेकिन यह बयान क्यों आया? इसके बाद एक और बयान आया और वो बयान था इंद्रेश कुमार का। इंद्रेश कुमार ने कहा कि भगवान राम न्याय करते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो राम का नाम लेकर सत्ता में आगे बढ़ी थी, उसको सत्ता में सबसे बड़ी पार्टी तो बना दिया, लेकिन बहुमत नहीं मिल पाया और गठबंधन के साथ सरकार में पहुंची है। और जो राम को गालियां देते रहे वो भी उतना बहुमत नहीं पा पाए कि वो सत्ता से अलग हो गए। क्यों? क्योंकि जो पार्टी राम का नाम लेकर आगे बढ़ रही थी उसमें अहंकार आ गया था और भगवान राम न्याय करते हैं और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को सरकार में पहुंचा तो दिया, लेकिन ऐसी परिस्थिति में पहुंचाया कि उनका अहंकार कम हो जाए। ये दो बड़े बयान, आरएसएस और संघ के दो बड़े बयान, जिसने पूरी बीजेपी को, देश को, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को हिलाकर रख दिया और उन रणनीतिकारों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि ऐसा नहीं है कि आप हमको किनारे पर बना के अगर रणनीति बनाएंगे तो वो सफल हो जाएगी। बयान मोहन भागवत का, बयान इंद्रेश कुमार का, लेकिन इस बयान के पीछे की तस्वीर है जो आपको बताना जरूरी है कि ये दोनों बयान क्यों आए।
आपको जेपी नड्डा का एक इंटरव्यू याद होगा जो कि एक राष्ट्रीय अखबार में आया, और वो इंटरव्यू था जिसमें जेपी नड्डा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अब विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, वो मजबूत पार्टी है, उसे अब जरूरत नहीं है किसी की। एक समय था अटल बिहारी वाजपेयी के समय जब संघ की जरूरत बीजेपी को होती थी, लेकिन अब बीजेपी को संघ की जरूरत नहीं है। बयान आया, इंटरव्यू छपा, और इस इंटरव्यू को छपने के बाद यूं समझिए कि संघ के माथे पर शिकन आ गई। लेकिन चुनाव के वक्त संघ ने उफ नहीं की। चुनाव का परिणाम आया, परिणाम आने के बाद आरएसएस की तरफ से एक के बाद एक हमले शुरू हो गए, और आरएसएस ने यह बताना शुरू कर दिया कि इतना घमंड और इतना अहंकार ठीक नहीं है, और उसी अहंकार का जिक्र इंद्रेश कुमार कर रहे थे। इसलिए मैंने कहा कि बीजेपी और आरएसएस कुछ तो है जो चल रहा है। क्या है? क्या हाल के विधानसभा चुनाव हुए कई राज्यों में, उसमें जो मुख्यमंत्री तय किए गए, मुख्यमंत्री के चेहरे तय किए गए, संघ उससे नाराज है। हाल में दिल्ली में बैठे बीजेपी के बड़े नेताओं ने एक निर्णय किया कि केंद्र के नेताओं को उनके राज्यों में भेज दिया और उनको अर्श से फर्श पर ला दिया। क्या संघ इस फैसले से नाराज है? अयोध्या आंदोलन की अगुवाई करने वाले तमाम चेहरे जो अयोध्या आंदोलन के समारोह में दूसरी और तीसरी और चौथी पंक्ति में बैठे रहे, क्या संघ इससे नाराज है? या फिर संघ व्यक्तिवादी राजनीति से नाराज है? क्योंकि देश में चर्चा यह करने लगी कि बीजेपी छोटी हो रही है और नरेंद्र मोदी बहुत बड़े हो रहे हैं, और इन दोनों के बीच में संघ क्या कहीं गौण हो जाएगा? लेकिन संघ एक ऐसा संगठन है जो अगर किसी को अर्श पर ले जाता है तो उसको फर्श पर भी ले जाएगा। एक छोटा सा उदाहरण आपको बताता हूं। लाल कृष्ण आडवाणी के बारे में आपको याद होगा, जिन्ना की मजार पर पहुंचकर जिस तरीके से उन्होंने अपना व्यवहार रखा, वो व्यवहार संघ को बिल्कुल पसंद नहीं आया। और पाकिस्तान से प्लेन जब भारत की जमीन पर उतरा, उस वक्त बीजेपी के संगठन महामंत्री संजय जोशी ने लाल कृष्ण आडवाणी से कहा कि आडवाणी जी, अब आप राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं रहे हैं, आपको पद से हटा दिया गया है। ये वो संघ है, लेकिन संघ अभी चेतावनी दे रहा है। संघ इशारों इशारों में यह बताने की कोशिश कर रहा है कि अहंकार कम करो, घमंड कम करो, वरना नुकसान उठाओगे। असल में लोकसभा चुनाव के दौरान इस तरह की चर्चा आई कि संघ बीजेपी के पूरे मन के साथ नहीं, और कहीं ना कहीं पहले, दूसरे और तीसरे चरण में संघ के लोगों ने, संघ के प्रचारकों ने, संघ के स्वयंसेवकों ने वोटरों को, मतदाताओं को घर से बाहर नहीं निकाला, क्योंकि संघ एक संकेत देना चाहता था। और अगर संघ के तमाम जानकारों से बात करेंगे तो संघ ये चाहता था कि केंद्र में सरकार तो बीजेपी की आए, लेकिन 400 पार ना जाए, क्योंकि 400 पार चला गया तो शायद फिर बीजेपी का वो स्वरूप नहीं रहेगा जिस स्वरूप पर बीजेपी इतने दशकों से देश में अपनी बातों को आगे रखती रही। और ये बात दिल्ली में बैठे राजनेताओं को पता चली, इसलिए जेपी नड्डा, क्योंकि स्वाभाविक तौर पर संघ को लेकर जेपी नड्डा इस तरह का बयान नहीं दे सकते थे, लेकिन अगर उन्होंने बयान दिया तो किसी ना किसी के इशारे पर बयान दिया होगा। और परिणाम सबके सामने है कि उत्तर प्रदेश में एक बुरी हार हुई। राहुल गांधी 2 सीटों से चुनाव जीत गए। राहुल गांधी के पीए किशोरीलाल शर्मा ने, स्मृति ईरानी ने चुनाव हरा दिया। और उससे बड़ा संकेत कि अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी की बुरी हार हुई, और उससे भी बड़ा संकेत कि बनारस में देश के प्रधानमंत्री जो पिछली बार 4.5 लाख के आसपास जीते थे, वो प्रधानमंत्री 1.5 लाख के आसपास पहुंच गए। ऐसा क्या था जो लोगों के मन में घट रहा था? ऐसा क्या था जो लोगों के दिलों में उमड़ रहा था? ऐसा क्या था जो सोचने को लोग मजबूर हो गए? और ऐसा क्या था कि बाहर तो सब कुछ ठीक दिख रहा था, लेकिन ईवीएम के पास पहुंचते पहुंचते लोगों की उंगलियां डगमगा गई, और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कमल के चिन्ह पर नहीं, बल्कि किसी एक ऐसी राजनीतिक पार्टी पर बटन दबा दिया जिसके बारे में बीजेपी ये कहती रही कि वो राष्ट्र विरोधी है, जिसके बारे में वो बीजेपी कहती रही कि ये परिवारवाद पार्टी है, जिसके बारे में बीजेपी कहती रही कि भ्रष्टाचार के अगर कोई भी किताब उठाकर देखी जाए भारतीय राजनीतिक पार्टी की, किसी भी साल और किसी दशक की, तो उसके निशान आपको उसमें दिखाई मिलेंगे।
समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन, और उससे भी बड़ा संकेत उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी का। दलित समुदाय एक बड़ा वोट बैंक, और यह कहा जाता है उत्तर प्रदेश में कि यादव और दलित कभी साथ नहीं आ सकते। लेकिन भारतीय राजनीति का चमत्कार देखिए, या इंद्रेश कुमार के बयानों को ही लेके कि राम ऐसा न्याय करते हैं, न्याय सबक भी सिखाते हैं कि जो यादव और जाटव कभी दलित कभी साथ नहीं आ सकते, वो दोनों साथ आ गए और बसपा राजनीतिक पार्टी साफ हो गई और सपा कांग्रेस का गठबंधन चुनाव जीत गया। और ऐसा वैसा चुनाव नहीं जीता, भारी सीटों के साथ चुनाव जीता। शायद किसी ने सोचा नहीं था कि भारतीय राजनीति में इस तरह के संकेत भी निकल कर आएंगे। अब क्या होगा? क्या वाकई संघ और बीजेपी के बीच कुछ घट रहा है? क्या संघ और बीजेपी के बीच से कुछ बयान और आने हैं? बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद अभी भरा जाना है। जेपी नड्डा मंत्री बन चुके हैं। नया राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना है। इस राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में जितने भी नाम आपको दिखाई दे रहे हैं या मीडिया में चल रहे हैं, इनमें से कोई नाम नहीं होगा, बल्कि नाम वो होगा जिसे संघ चाहेगा। वो खाटी संघ पृष्ठभूमि का होगा, वो संघ का आज्ञाकारी नेता होगा, और वो किसी भी बड़े व्यक्ति के दबाव में नहीं आने वाला नेता होगा। और उसी के बाद शुरू होगा राजनीति का असली खेल। अब यहाँ समन्वय की बड़ी स्थिति है। मेरे पीछे दो तस्वीरें आपको दिखाई दे रही हैं। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह के साथ जेपी नड्डा और सुनील बंसल वो चेहरा जिन्हें उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी अमित शाह के द्वारा दी गई। दूसरी तरफ मोहन भागवत, नितिन गडकरी, योगी आदित्यनाथ, और आदित्यनाथ के साथ साथ एक और चेहरा, और वो है इंद्रेश कुमार, क्योंकि बयान इन्होंने भी दिया था। इंतजार करना होगा। राज्यों से बहुत बड़ा संकेत है। उदाहरण के तौर पर रमन सिंह, नरेंद्र सिंह तोमर, शिवराज सिंह चौहान, प्रहलाद पटेल और वसुंधरा राजे सिंधिया, ऐसे बहुत सा नेतृत्व है जो अपना मन मारकर बैठा हुआ है और वो टकटकी लगाए संघ की तरफ देख रहा है, क्योंकि ये सब संघ के आज्ञाकारी लोग हैं और संघ को लाइन तय करनी होगी और संघ लाइन तय करेगा। और उस लाइन को बहुत बारीकी के साथ ये नेता देख रहे हैं, क्योंकि वो इंतजार संघ का कर रहे हैं और संघ से बार बार पूछ रहे हैं कि कब तक हम यूं ही बैठे रहेंगे, कब तक हम अपमान का घूंट पीते रहेंगे, और कब तक एक नई बीजेपी बनाने की बात की जाएगी, और कब तक बीजेपी में व्यक्तिवाद हावी होगा, व्यक्तिवाद चलता रहेगा। संकेत बड़े हैं। ये बयान भले ही छोटे हो सकते हैं, लेकिन इसके संकेत बड़े हैं। और आगे आने वाले समय में बीजेपी में, केंद्र की सरकार में और संघ में एक नए संकेत निकल कर आएंगे, और उन संकेतों का सबको इंतजार होगा, क्योंकि बात अभी यहीं खत्म नहीं होती। बात इसके आगे भी जाएगी और दूर तलक जाएगी, और वो अपने संकेतों की छाप बहुत हर तरीके से छोड़ेगी। और जो घटेगा, क्योंकि जो घटेगा वो साफ तौर पर दिखाई देगा, और जो दिखाई देगा उसकी एक झलक, कुछ झलकियां आपको दिखाई दे रही हैं। इंतजार राष्ट्रीय अध्यक्ष का होगा, और उसके बाद तमाम तस्वीरों को मैं आपके साथ पहुंचाता रहूंगा। बस आप चलते रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।